मेनका चौधरी दिन भर की पॉलिटिकल हलचल जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन यूपी विधानसभा चुनाव से है, इस बुलेटिन में वो तमाम खबर। क्या सोशल मीडिया से मिलेगा बीजेपी को आशीर्वाद? 16 अगस्त से यूपी फतह के लिए बीजेपी की क्या है रणनीति? ओवैसी किसके शार्प शूटर है? आखिर ओवैसी को लेकर यूपी की सियासत इतनी कंफ्यूज क्यों है? 2022 के लिए कांग्रेस ने बनाई है इलेक्शन कमेटी की। इस कमेटी में कौन कौन है? बात उत्तराखंड की भी होगी और सबसे आखिर में बात करेंगे मॉनसून के लेखा जोखा की। तो 2022 के दंगल में बीजेपी सोशल मीडिया मोर्चा को पूरी तरह से तैयार कर रही है। ट्विटर, फेसबुक के जरिए सरकार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि नमो ऐप के जरिए विधायकों को काम का फीडबैक भी लिया जा रहा है कि किस विधायक ने अपना कितना काम किया और उसे लेकर इलाके में क्या माहौल है। जैसे जैसे 2022 करीब आ रहा है, वैसे वैसे यूपी की सियासत में खुद को 20 साबित करने की होड़ बढ़ती जा रही है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ एसपी, बीएसपी, कांग्रेस है। हर दल अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है, लेकिन बीजेपी की तैयारी उन सब पर भारी पड़ सकती है। खबर है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बीजेपी यूपी के घर घर तक पहुँचने की रणनीति बना रही है। खबर ये भी है कि नमो ऐप का इस्तेमाल करके विधायकों के कामकाज का फीडबैक भी लिया जाएगा। इस प्लान को बीजेपी कैसे अंजाम देगी, इस बारे में उनके नेता खुलकर कुछ नहीं बताते। मैं कह नहीं सकता, फिर मैं कहूँगा वो प्रधानमंत्री जी का ऐप है नमो ऐप, वहाँ पे उसका किस प्रकार से उसका योग मतलब किस तरह से उसको यूज किया जाता है, वो सब चीज तो वही समझेंगे। मगर सोशल मीडिया से पार्टी, हम लोग और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा जुड़े हुए। बात सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। खबर ये भी है कि 16 अगस्त से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेगी। यूपी समेत 22 राज्यों में आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। इसमें 256 जिलों को कवर किया जाएगा। इस यात्रा में बीजेपी के 39 मंत्री शामिल हो सकते हैं। सभी 39 मंत्री अलग अलग जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और करीब 19,567 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मंत्रियों को अपने साथ साथ 3 और लोकसभा सीटों को कवर करने को कहा गया। यात्रा का मकसद बीजेपी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसका सबसे बड़ा असर यूपी विधानसभा चुनावों पर होगा, क्योंकि केंद्र में सबसे ज्यादा मंत्री यूपी से ही हैं और जब ये मंत्री यूपी के जिलों में घूमेंगे तो उसका फायदा बीजेपी को होने की उम्मीद है। जन आशीर्वाद यात्रा से अलग यूपी बीजेपी क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी में जान फूंकने में लगी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। बीजेपी के हिसाब से गोरखपुर क्षेत्र में 62 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर बीजेपी के सहयोगियों ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने 62 में से 55 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सबको ये दायित्व दे रही है कि जो वोटर हैं वो जरूर बूथ तक पहुंचे और अगर बूथ तक पहुंचे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। इसको भी सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। माइक्रो मैनेजमेंट इस तरह का है कि पहले क्षेत्रीय टीम है, उसके बाद जिला की टीम है, जिले में मंडल की टीम है, मंडल के बाद उसी में शक्ति टीम है और शक्ति टीमों में बूथ कमेटियां हैं और बूथ कमेटियों के बाद पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की गई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। ओवैसी किसके शार्प शूटर हैं? यूपी और उत्तराखंड की सियासत में ओवैसी की एंट्री से इतनी बेचैनी क्यों है? ओवैसी को कोई कांग्रेस का एजेंट कहता है तो कोई कहता है बीजेपी की बी पार्टी है, लेकिन खुले मंच से कभी भी इन पार्टियों ने ओवैसी को एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर ओवैसी हैं किसके? असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान की सियासत में ऐसा नाम जिसकी चर्चा पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हिंदी बेल्ट में भी होने लगी है। हैदराबाद की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी बिहार के बाद अब यूपी और उत्तराखंड में भी चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। ओवैसी यूपी और उत्तराखंड के
उन इलाकों पर फोकस कर रहे हैं जहां मुस्लिम वोटों की संख्या ठीक ठाक है। जहां मुझे यकीन है कि 5 साल जो उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी सरकार को मौका दिया उनकी खिदमत करने का, वो उन्होंने उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल नहीं किया। और ख़ास तौर से जब कोविड की, कोरोना की सेकेंड वेव आई, जो बेबसी और यतीमी और लाचारी उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस की, वो शायद ही उत्तर प्रदेश की तारीख में किसी सरकार ने इस तरह किसी जनता को से हाथ धो लिया था। तो ये और गवर्नेंस के इश्यूज हैं, आए दिन वहाँ पर कम्युनल राइट होते हैं। शुरुआत में ओवैसी ओम प्रकाश राजभर के साथ यूपी में घूम रहे थे, लेकिन राजभर ने जब से यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है, तब से हालात बदल गए हैं। उसके बाद ओवैसी ने उत्तराखंड का रुख किया, जहां वो हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर और ऊधम सिंह नगर उनका टारगेट है। हालांकि अभी ओवैसी ने फिजिकली उत्तराखंड का दौरा नहीं किया है। ओवैसी विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हुए यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों से ओवैसी उत्साहित हैं। वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि यूपी के 50 जिलों में उनकी पार्टी मजबूत हुई है। यहाँ से 40 या 45 पे हमने सेकंड पोजीशन हमको मिला। हमारे दासना में चेयरमैन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स हैं। हर कम से कम मेरे ख्याल से 50 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा संगठन अच्छी तरह से मजबूत हो चुका है। तो इस एतबार से 5 साल के बनिस्बत इस बार हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा स्ट्रांग है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की आवाम हमको अपने मोहब्बत से, अपने दुआओं से और अपने वोट से नवाजेगी। बिहार और महाराष्ट्र विधानसभा में ओवैसी के विधायक हैं। अब वो यूपी और उत्तराखंड विधानसभा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। ओवैसी का रिकॉर्ड रहा है कि ये जिन भी राज्यों में चुनाव लड़े हैं, वहां उनको फायदा हो न हो, लेकिन बीजेपी को जाने अनजाने में फायदा जरूर हो जाता है। शायद यही वजह है कि ओवैसी को लेकर विपक्षी दल कभी एकमत फैसला नहीं कर पाए। भाजपा कुछ शार्प शूटर्स को भेज रही है ताकि कांग्रेस को धराशायी किया जा सके, उसके वोट काटे जा सके। कांग्रेस को मिलने वाले वोटों को काटने का ही एक षड्यंत्र है। लेकिन मैं समझता हूँ उत्तराखंड का वोटर बहुत संजीदा है। वो जानता है कि लड़ाई 2 राष्ट्रीय दलों के बीच में है और इनमें से ही एक को चुनना है और इस समय वो कांग्रेस को चुनना चाहता है। ओवैसी की अपनी खुद की पार्टी है, वो अपनी पार्टी के नेता हैं। ओवैसी बार बार साफ कर चुके हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा वो उसके साथ गठबंधन कर सकते हैं। वो बीजेपी की बी टीम या फिर बीजेपी शार्प शूटर नहीं है। चलिए बात कांग्रेस की कर लेते हैं। यूपी फतेह के लिए कांग्रेस ने स्पेशल 38 को मैदान में उतारा है। 38 नेताओं की इस टीम में यंगस्टर्स और सीनियर्स दोनों को साधने की कोशिश हुई है। कांग्रेस की टीम प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी। पिछले 3 दशक से यूपी में सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस ने 2022 के महाभारत के लिए सियासी योद्धाओं का चयन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए 38 सदस्यीय इलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी। कमेटी में पार्टी के सभी बड़े पुराने चेहरों को शामिल किया गया है। अजय लल्लू, आराधना मिश्रा, सलमान खुर्शीद, आरपीएन सिंह, राशिद अलवी, पीएल पुनिया को कमेटी में शामिल किया गया। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में चुनाव समिति अहम भूमिका निभाएगी। यूपी कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति में रायबरेली की विधायक अदिति सिंह और राकेश प्रताप सिंह को छोड़कर सभी 5 कांग्रेसी विधायक और एमएलसी दीपक सिंह को शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी पूरे कार्यकाल में, पूरे जिससे जब से चुनाव हुए हैं, कांग्रेस संगठन सक्रिय है। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन जिलेवार अगर आप देखें तो उतना प्रभावी नहीं होगा, पर आपको ये भी आकलन करना चाहिए कांग्रेस 31 साल से वहाँ सत्ता से बाहर है। ये दल कभी ना कभी आए दिन 5 साल 4 साल बाद ये लोग सत्ता में आते रहें तो उसका क्या फ़र्क नहीं होता। आज सब कुछ सत्ता पर निर्भर करता है और पर लेकिन मैं तो बधाई देना चाहूँगा जो भी हमारे कार्यकर्ता है, जो भी कैडर है, वो जिस शिद्दत के साथ लगा हुआ है, निष्ठा के साथ वो उसूलों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इन लोगों की तरह सत्ता के लिए लड़ाई नहीं कर रहा है।
यूपी में कांग्रेस की कमान महासचिव प्रियंका गांधी के हाथों में है। यूपी में सियासी जमीन वापस हासिल करना कांग्रेस के लिए कितना जरूरी है, ये प्रियंका भलीभांति समझती हैं। लिहाजा प्रियंका खुद चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी में सभी पूर्व विधायकों और सांसदों पर दांव खेलने जा रही है। महंगाई के मुद्दे पर सभी जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस सितंबर के महीने में प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन कर संगठन की शक्ति का एहसास करने की कोशिश कर सकती है और इसी के साथ कांग्रेस 2022 के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत कर सकती है। अखिलेश यादव खुले तौर पर कह चुके हैं कि यूपी में कांग्रेस और बीएसपी से गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं मायावती भी साफ कर चुकी हैं कि वो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगी। बावजूद इसके प्रियंका कह रही हैं कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन से ऐतराज नहीं। खबर ये भी है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए शिविर लगाने जा रही है, जिनमें सभी कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के गुर सिखाए जाएंगे। प्रियंका गांधी के लिए यूपी की राह आसान नहीं। कमजोर संगठन को फिर खड़ा करना, विपक्षी दलों को ताकत का एहसास करना और खिसकते वोट बैंक को फिर से हासिल करना, ये 3 ऐसी चुनौतियां हैं जिनमें सफलता असफलता यूपी में कांग्रेस का सियासी भविष्य तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये तो यूपी की बात हुई। उत्तराखंड में क्या चल रहा है ये भी आपको बता दें। देवस्थानम बोर्ड पर विवाद उत्तराखंड में खत्म होता नहीं दिख रहा। आंदोलन की चेतावनी के बीच केदारनाथ के पुरोहितों ने अब खून से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजा है। वहीं सीएम के दिल्ली से लौटने पर हाई पावर कमेटी अपना काम शुरू कर सकती है। ये है केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी, जिन्होंने सिर्फ एक मांग को लेकर खून से प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। मांग है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए। इससे पहले तीर्थ पुरोहित 16 अगस्त से बड़े आंदोलन की चेतावनी के साथ 17 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान कर चुके हैं और साफ कह चुके हैं, 4 धाम से जुड़े स्थानों में जहां कोई भी बीजेपी नेता आएगा उसका घेराव किया जाएगा। आज मेरे द्वारा यहाँ पे श्रीमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज यहाँ पे खून से पत्र लिखा गया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस काले कानून को आप वापस लेने का काम करें। जल्दी ही हम 4 धामों के तीर्थ पुरोहित सभी जिला मुख्यालयों में उग्र प्रदर्शन और जन आक्रोश रैली का आयोजन करेंगे और इसके अलावा हम विभिन्न धार्मिक संगठनों, सामाजिक संगठनों और अन्य लोगों से मिलकर के इस आंदोलन को राज्यव्यापी आंदोलन की शक्ल में बदलने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के सामने देवस्थानम बोर्ड एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है आने वाले चुनाव के मद्देनजर, वो भी तब जब कांग्रेस ने सत्ता में आने पर इसे पूरी तरह से भंग करने का वादा किया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।